नमस्कार। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहले कुछ टर्म्स ऑर्गेनिक के, कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझ ले तो बेहतर रहेगा। अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो कुछ एक दो स्टेप अगर हम लोग बेसिक रूप से अगर समझ लें, जैसे मान लीजिए कि पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन को एसिड और बेस के रूप में भी देख सकते हैं। अगर एक स्पीसीज को एसिड मान रहे हैं तो दूसरा बेस तलाशना स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल तलाशना स्टार्ट कर दीजिए। कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज है तो पार्शियल निगेटिव स्पीसीज की तरफ जाना स्टार्ट करिए। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की तरफ आप बढ़िए। या एक तरह से ये मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीसीज से कोई निगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है, एकदम गारंटेड समझ लीजिए कि इसके पास आने वाला कोई स्पीसीज भी कोई निगेटिव ही होगा। अगर कोई पॉजिटिव स्पीसीज बाहर जा रहा है मतलब क्लियर है कि कोई आने वाला भी कोई पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। कोई न्यूट्रल स्पीसीज बाहर जा रहा है तो आने वाला कोई स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज होगा, कोई अदर चार्ज वाला नहीं होगा। या ठीक उल्टा भी बोल सकते हैं कि कोई अगर निगेटिव स्पीसीज किसी मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है तो कोई अगर जाना भी होगा तो अगर निगेटिव की एंट्री हुआ है तो बाहर निगेटिव ही जाएगा। अगर इस पर कोई पॉजिटिव स्पीसीज अटैक कर रहा है और कोई बाहर अगर जाएगा भी तो गारंटी दिमाग में एकदम क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर ये माइंड रखे रहना है कि कोई पॉजिटिव एंट्री कर रहा है तो जाने वाला भी कोई पॉजिटिव ही होगा, कोई अदर स्पीसीज नहीं होगी। कोई न्यूट्रल स्पीसीज अगर अटैक कर रहा है तो जाने वाला कोई न्यूट्रल स्पीसीज ही होगा। ये बेसिक फंडा हम लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, इसमें कहीं भी डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ कंपैरेटिव जब स्टडी भी हम लोग करेंगे तो एक छोटे छोटे पॉइंट को भी हम लोग ध्यान देंगे। तो क्या, जैसे मान लीजिए आप कोई कैंडल जलाए हो, छोटा सा एक कोई बल्ब जल रहा है और दिन हो जाए, सूर्य का प्रकाश आ जाए, तो क्या उसकी लौ उस सूर्य के प्रकाश के कंपैरिजन में क्या वो दिखाई देगा? उसके लाइट बहुत कम दिखेंगे, वहां कंपैरेटिव स्टडी नहीं चलेगी। रिड्यूसिंग एजेंट में LiLH4 मान लीजिए आ गया, वो खुद जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है LiLH4 हूं मैं, हाईली रिएक्टिव। वहां पर छोटे मोटे रिड्यूसिंग एजेंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हाईली रिएक्टिव है। दूसरी बात यह है कि जो हाईली रिएक्टिव होता है सेलेक्टिव कम होता है। अगर सेलेक्टिव पार्टिकुलर कोई अगर हम लोग कोई कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल हम लोग बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसकी रिएक्टिविटी को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके डेरिवेटिव भी हम लोग पढ़ेंगे, क्यों रिएक्टिविटी उसकी कम होगी इसकी भी स्टडी हम लोग करेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग लेकर चलेंगे, इसमें एक एक पॉइंट को बस ये ध्यान रखे रहना है। देखिए यहां पर कुछ सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 स्टेप को एकदम क्लियर करके अब हम लोग चलें तो बेहतर हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाने में ज्यादा सफल रहेंगे। इसमें बेसिक रिएजेंट पर फोकस कर लेना है, पहला काम रिएजेंट। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन के इंटरमीडिएट जैसे कि कार्बोकेटायन, नाइट्रेन, कार्बिन, बेंजाइन,
इनके मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड रिएक्शन, ये मेन फोकस करने हैं। उसके बाद पेरिसाइक्लिक, फ्रेगमेंटेशन, ये भी हम लोग 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ही दिन में हम लोग पाएंगे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाने में सफल हुए। अब देखिए, इसमें हम लोग रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट में कुछ कॉमन रिएजेंट यहाँ हम लिखे हुए हैं, जिसमें नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड जो पोटेशियम के साथ लगा हुआ है, सोडियम हाइड्राइड, KH, LDA, ये सब नॉन न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है कि सर न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में क्या डिफरेंस है। पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो दिमाग में हम लोग रखे रहेंगे कि अगर कोई स्पीसीज, निगेटिव स्पीसीज, कार्बन मॉलिक्यूल को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है, दे रहा है, then such species act as nucleophile. But अगर कोई भी स्पीसीज किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को रिसीव कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, then such species act as base. ये एक बेसिक डिफरेंस दिमाग में होनी चाहिए। अगर कोई स्पीसीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम को जनरली अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा होता है, वहां पर वो न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा। और वही अगर मॉलिक्यूल या कोई भी अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, ले रहा है, इट एक्ट एज ए बेस। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर अगर हम लोग Cl ले लिए और ये एक्वस NaOH या KOH से ले रहे हो, यहां पर क्या है, OH है, OH है, ये यहां पर जाएगा और इसको रिमूव कर देगा। ये कार्बन मॉलिक्यूल के पास जा रहा है और ये बन जाएगा Cl, बाहर गया। यहां पर ये क्या है, ये हम लोग बता पाएंगे कि ये अगर निगेटिव स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल जैसा ये वर्क कर रहा है, ये कार्बन एटम के पास जा रहा है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां से Cl रिमूव हो रहा है। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल यहां अगर अटैक करें, ये भी कार्बन एटम के पास बॉन्ड बनाने के लिए ये अप्रोच में है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। बट बेस कब कहेंगे, यही कब बेस हो जाएगा, अगर हम इसी को कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लें, ये Cl है और यहां पर OH है। अब यहां पर जो H एटम होगा, ये प्रोटॉन को ये रिसीव करेगा, ये प्रोटॉन को रिमूव करा लेगा और ये बनेगा कुछ इस तरीके से। एंड आफ्टर दैट फिर ये क्या होगा, ये बॉन्ड अप्रोच करेगा और यहां से Cl रिमूव हो जाता है, ये बन जाता है कुछ इस तरीके से।
यहां पर बस ये ध्यान देना है कि यहां पर जो OH आयन देख रहे हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज ए बेस, यानी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अगर प्रोटॉन को विड्रॉ कर रहा है तो ये बेस हो जाएगा। और किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई निगेटिव स्पीसीज अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा दैट इज न्यूक्लियोफाइल। एक ये क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मेन ऑफ कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम लोग। मेन कॉन्सेप्ट पर आए, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाले हाइड्राइड के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे जो मेन है वो हाइड्राइड डोनर है। तो हाइड्राइड डोनर पर हम लोगों का मेन फोकस होगा, यानी कि रिएजेंट में बहुत सारे रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, रिएजेंट बहुत सारे हैं। अभी उसके बारे में भी हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे। इसमें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग पहले बात कर लें कि रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट में LiLH4, NaBH4 और उसके कुछ डेरिवेटिव। एक कंपैरेटिव स्टडी दिमाग में माइंडसेट भी करने होंगे। तो एक ये कॉमन हो गया, यहां पर देख लेंगे नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। नॉन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ये हुआ कि ये बेस है। बेस के बारे में हम लोग लिखे हैं, टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्राइड है, KH है, LDA है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। और ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक कर रहा है, यानी कि वो न्यूक्लियोफिलिक जैसा नहीं होगा। बस ये काम है कि वो प्रोटॉन को ही विड्रॉ करेगा, बस ये दिमाग में रखे रहेंगे। उसके न्यूक्लियोफाइल जैसा वो बिहेव नहीं कर पाता है। कंपैरेटिव स्टडी में भी समझेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक बेस है। हाँ, ये कुछ मॉलिक्यूल है जो कॉमन है, जो न्यूक्लियोफिलिक जैसा, यानी कि वो कहीं जुड़ना होगा कार्बन में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन एटम को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देना होगा तो देगा, और बेस जैसा भी ये वर्क कर सकता है, यानी उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों वर्क कर सकता है। इसी वजह से इसका नाम ही पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक बेस, NaOH, KOH, etc। कुछ एसिड है, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ वन बाय वन। सरसरी नजर से पहले हम लोग सब पर पॉइंट दौड़ा लीजिए। HCl, HBr, HI ये सब है। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब those species which have empty orbital to accept lone pair of electron from other species, that is known as electrophilic। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में BF3L, LCl3SO3 ये सब क्या है, किसी अदर स्पीसीज से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है प्रेजेंट, ये लेविस एसिड जैसा ये बिहेव करेगा। उसके बाद एक होमो एंड लूमो। होमो एंड लूमो को भी हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे, जिसमें BBT के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना होगा। तो यहां से भी समझेंगे कि कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा लेविस बेस है। तो यहां पर क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज लेविस बेस, यानी कोई भी अगर ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेविस बेस जैसा बिहेव करेगा। लूमो का मतलब लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन एम्प्टी ऑर्बिटल एंड एक्ट एज लेविस एसिड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे डेल ई एनर्जी गैप के बारे में। डेल ई इज इक्वल टू ई लूमो माइनस ई होमो, मतलब कि अगर एनर्जी गैप होमो और लूमो के बीच बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, समझो कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर गैप होमो और लूमो के बीच एनर्जी गैप कम है
तो ट्रांजिट करेगा, रिएक्टिव होगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, बस ये याद रखे रहेंगे। अगला, अब चूंकि अब हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं कि मेन जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएजेंट को मोस्टली दो पार्ट में लेकर चलिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लेकर चलिए। तो रिड्यूसिंग में पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग, उसके बाद अदर जो रिएजेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट में कुछ ये रिएजेंट देख लीजिए, कॉमन रिएजेंट। कॉमन रिएजेंट में हम लोग आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन बेस्ड रिएजेंट। एक तरह से ये अपने आप में खुद ये कंप्लीट है। अगर हम लोग हाइड्रोजन बेस्ड रिएजेंट समझ लें, लगभग रिएजेंट का 50% हिस्सा आप जान चुके रहेंगे, ये याद रखे रहिए। एक तरह से ये अपने आप में एक बुक है, कंप्लीट अपने आप में है ये, यानी कि पूरा रिडक्शन की कहानी हाइड्रोजन के ही इर्द गिर्द चल रही है, हाइड्रोजन के ही रास्ते ये सभी कॉन्सेप्ट पहुंच रहे हैं। देखिए यहां पर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, हाइड्राइड डोनर, H2 डोनर एंड H3 रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल डोनर। हाइड्राइड डोनर 2 पार्ट में हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर रिएजेंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक नेचर रिएजेंट LiLH4, LiL। अब देखिए ये LiLH4 हाईली रिएक्टिव है और ये नहीं सबके हम डिस्कशन करेंगे कि इसके जो डेरिवेटिव है अब लेस रिएक्टिव होते चले जाएंगे। क्यों होते चले जाएंगे ये भी डिस्कशन होगी। यहां पर LiLH4 के डेरिवेटिव LiLH, टर्शियरी BO थ्राइस, उसके बाद ये सब आ जाएगा। फिर NaBH4 है, NaBH4 के भी डेरिवेटिव आ गए, NaBH4Cl लेस रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि Cl जुड़ा हुआ है, NaBH4 प्लस CCl3, अब लुच्चा रिएजेंट आ गया। फिर ये सेलेक्ट्राइड आ गया, ट्राइएल्काइल बोरेन। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रिएजेंट LH3, डाइवाल है, B2H6 है, 9BBN है। हाइड्रोजन डोनर H2 डोनर में एक हाइड्रोजनेशन हम लोग मान लेंगे जिसमें पाई बॉन्ड के ब्रेक होने पर एंट्री मारता है ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजिनोलाइसिस जिसमें सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होकर के ये एंट्री कराया जाता है, तो हाइड्रोजिनोलाइसिस। इन दोनों को भी स्टडी करेंगे और ये है नेसेंट हाइड्रोजन के रूप में, जो ये फ्री रेडिकल के रूप में लिखा गया है, इसको भी देखेंगे। यानी कि जनरल एक कुछ पॉइंट यहां है। अब यहां पर अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से यहां अब हम लोग समझे कि जो भी है, क्या इसको रिएक्शन अगर हम लोग NaH से कराएं, NaH से कराएं, तो क्या ये हाइड्राइड डोनर ये रिएक्शन कर पाएगा? यहां पर रिएक्शन क्या ये हो पाएगी? ये जो है हाइड्राइड डोनर, क्योंकि यहां पर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, ये बांड कार्बोनिल बांड अगर टूटेगा ये बनेगा निगेटिव स्पीसीज और ये बनेगा पॉजिटिव स्पीसीज, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो हम लोग के दिमाग में ये चलेगा कि भाई तब न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज को अटैक कराएं, ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो क्या हम किसी भी निगेटिव स्पीसीज से अटैक करा सकते हैं? अगर नहीं करा सकते हैं तो क्यों नहीं, और कराएंगे तो कैसे? ये दोनों कैसे हम लोग समझ पाएंगे? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले किस तरीके से हम लोग समझेंगे। यहां पर बहुत सारे पॉइंट से अब हम लोग समझ सकते हैं। हाइड्राइड डोनर H माइनस जो लिखा जा रहा है यहां पर, यहां हम बता पाए कि इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। दूसरी बात यह है कि इसके एटॉमिक साइज, यानी यहां पर H के पास एक प्रोटॉन है और H माइनस लिखा गया है, मतलब
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक प्रोटॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन को ये रखने की कैपेसिटी नहीं है, मतलब यहां पर इसके साइज बढ़ते जाएंगे। अगर ये H एटम की एटॉमिक साइज अगर ये लेट कर रहे हैं तो H माइनस की जो साइज हो जाएगी इससे भी अधिक हो जाएगा। 1s ये देख रहे हैं सेल 1s ऑर्बिटल, अब ये बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। इसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये चलने की बात हो रही है। इस वजह से इसकी साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये थर्ड ऑर्बिट को ये टक्कर देने लगता है। फर्स्ट ऑर्बिट का कोई सेल ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिट नहीं, थर्ड फोर्थ के पैरेलल जाने लगता है। फोर्थ ऑर्बिट, सोचिए कि कितने बड़ा उसकी एटॉमिक साइज होगा। अब ये बताओ, यहां है हाइड्रोजन और यहां है H माइनस, क्या ये H माइनस इसके अंदर एंट्री मार पाएगा? कहोगे कि कभी जिंदगी में नहीं मार पाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए सबसे सुटेबल होता है कि या तो सिमिलर साइज हो, तो बेटर जो है बॉन्डिंग बनेगी। तो एक तो यहां से भी हम लोग कह पाएंगे कि एक के साइज बहुत बड़े हों और दूसरे के साइज बहुत छोटा है, तो वहां पर बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, एक HSAB के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग HSAB से भी समझ पाएंगे कि जो हार्ड होता है हार्ड पर अप्रोच करता है और जो सॉफ्ट होता है सॉफ्ट पर अप्रोच करेगा। ये सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है। अब कहोगे कि सर हार्ड और सॉफ्ट की कहानी कैसे, सबसे अधिक कंफ्यूजन यहां भी आ जाता है कि सर कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि कोई स्पीसीज हार्ड है या सॉफ्ट है। एक छोटा सा फंडा दिमाग में लाओ, अगर चाहे वो पॉजिटिव स्पीसीज हो या निगेटिव, एक बहुत सारे विद्वानों का एक मिला जुला एक कंक्लूजन हम लोग बता पाएंगे कि अगर कोई भी स्पीसीज जिसको अगर हम दबाएं, उसको मान लो कि प्रैक्टिकली दबाने का कंपैरेटिव स्टडी में जो आसानी से दब जाए, जिसके शेप को हम आसानी से बिगाड़ पाए, बदल जाए, समझिए कि वो सॉफ्ट में आएगा, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो या निगेटिव वाला हो। ये तो क्लियर है कि जिसके तब एटॉमिक साइज बड़े होंगे, चाहे पॉजिटिव स्पीसीज वाला हो या निगेटिव स्पीसीज वाला हो, समझ जाइए कि वो सॉफ्ट में कंसीडर होगी। लेकिन जिसके एटॉमिक साइज कम है और चार्ज बहुत अधिक है, यानी उसको कंप्रेस करना दबाना मुश्किल होगा, इसका मतलब वो हार्ड में कंसीडर होगा। फिर भी एक हार्ड और सॉफ्ट के लिए हम सीधे सीधे हम लोग समझ पाएंगे कि अगर वो हार्ड स्पीसीज है तो इन केस ऑफ हार्ड स्पीसीज it is directly proportional to the charge density, electron density, and it is inversely proportional to the size of the species. साइज के इनवर्सली रिलेशन में होगा। अगर छोटा है तो वहां पर हार्ड अधिक हो जाएगा, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी बोल रहे हैं, सॉरी, इसमें डीलोकलाइजेशन, बेंजिंग रिंग वगैरह में अगर डीलोकलाइजेशन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा, यानी कि हार्ड स्पीसीज इज हार्डनेस ऑफ द स्पीसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीलोकलाइजेशन। यानी एक सीधे सीधे एक पॉइंट अब हम लोग हार्ड के लिए अगर बना लें, हार्ड स्पीसीज के लिए अगर बना लें तो क्या होगा, यानी ये अगर हार्ड है, हार्ड तो हार्डनेस जो है
प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया प्रोपोर्शनल टू 1 साइज हो गया, एंड प्रोपोर्शनल टू 1 डीलोकलाइजेशन हो गया, डीलोकलाइजेशन। अब बताइए यहां से हार्ट और उसी के ठीक सॉफ्टनेस में अब हम लोग ले लें सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस प्रोपोर्शनल टू, ठीक इसी को उल्टे कर देने हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू अब साइज हो जाएगा इसमें, जिसका जितना अधिक साइज वो उतना ही अधिक सॉफ्ट होगा, एंड प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। अब बताइए यहां से ध्यान देना है एल्कीन एंड बेंजीन रिंग वो सॉफ्ट में आ जाएगा, यानी कि वो सॉफ्ट के अंडर उसे कंसीडर करेंगे। तो एक कहानी मिला जुला कहानी, तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, अब कोई भी अगर दिमाग में ये रखता है कि सर ये बता दीजिए कि H- किस में कंसीडर करेंगे, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इसके साइज जब बहुत बड़े हैं तो उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो गए, आसानी से दबाए जा सकते हैं, यानी वो सॉफ्ट में आएगा। सॉफ्टनेस्ट अगर हम कहें तो भी गलती नहीं होगी, सॉफ्टेस्ट स्पीसीज में आएगा ये, सॉफ्टेस्ट स्पीसीज। तो अब बताइए यहां पर सॉफ्टेस्ट स्पीसीज, सॉफ्टेस्ट स्पीसीज के बेस पर भी जो ये है, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसमें है पार्शियली निगेटिव स्पीसीज, एंड H- ये सॉफ्ट है, ये है सॉफ्ट। और एल्डिहाइड या कीटोन में ये जो सेंटर होता है ये होता है हार्ड। तो इस कहानी से भी हम लोग समझ पाएंगे कि हाइड्राइड सॉफ्ट है और कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम हार्ड है। तो हार्ड और सॉफ्ट की कहानी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि हार्ड हार्ड के पास जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के पास जाता है। यहां से भी हम लोग प्रूफ कर लिए कि हाइड्राइड H- इस पर अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो आखिरकार अब दिमाग में ये चलेगा, हम लोगों के दिमाग में ये रन करने लगेगा कि सर तब उसमें हाइड्राइड आयन का एंट्री कराते कैसे, जब ये पॉसिबल ही नहीं है, H- जा ही नहीं पाता है, तो एंट्री कराएंगे कैसे। कितने साथी यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं H- को लेकर के एंट्री करा करके और प्रोडक्ट दिखाते हैं। कहां से भैया, कहां से आप दिखा पाओगे जब इसके एटॉमिक साइज इतने अधिक बड़े हैं, ये सबसे अधिक सॉफ्ट है, ये सबसे अधिक हार्ड है, एंट्री कैसे कराएंगे। वहीं आप गलत हो जाते हो। इसी पॉइंट को अब हम लोग को समझना है कि आखिरकार एंट्री कराएं तो कैसे कराएं। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर KH ले लिए हैं कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव, या अगर सोडियम हाइड्राइड ले रहे हैं तो कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव है। हाइड्राइड दे रहा है, हाइड्राइड गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, बड़ा है, इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, होगी तब कहां पर। अब नया कॉन्सेप्ट आता है, यही अगर कोई भी स्पीसीज ऐसा आ जाए जो कंप्लीट पॉजिटिव न दे करके इस पर अगर पार्शियली निगेटिव
एंड पार्शियली पॉजिटिव अगर ये आ जाए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही ये बदल देगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये कॉन्सेप्ट को बदल पाने में 100% ये सक्षम हो जाता है। तब जाकर के जब पार्शियली निगेटिव होगा तो गुब्बारे की तरह नहीं फैलेगा, ये एक लिमिटेड साइज में रहेगा और इसी की वजह से हम लोग एंट्री करा पाएंगे और हम लोग सफल हो पाएंगे। ये कैसे होगा? यानी कि बहुत आयनिक कैरेक्टर वाला यहां नहीं लेना है, कोई ऐसा मेटल तलाशना है जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर कंप्लीट निगेटिव चार्ज न होकर के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। और इसके लिए सबसे बेस्ट एक ग्रुप पीरियोडिक टेबल का एक सबसे अच्छा एक ग्रुप हम लोग को तलाशने में मिलता है 13 ग्रुप बोरान फैमिली ग्रुप। बोरान फैमिली ग्रुप हम लोग ले पाएंगे जिसमें बोरान, एल्युमिनियम, ये वाला 13 ग्रुप। इसके हाइड्राइड्स गजब के दो प्रॉपर्टीज दोनों मिल जाएगा। एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर वाले हाइड्राइड भी आपको मिल जाएंगे और एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाले हाइड्राइड भी मिलेंगे। इसको दूसरे अट्रैक्टिव एक कॉन्सेप्ट में हम लोग कह सकते हैं कि एक ही पल में गरीब और एक ही पल में अंबानी बन जाता है। इसको हम लोग यहां से समझ पाएंगे। देखिए किस तरीके से, यहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होगी। यही है AlH3 एंड BH3। यहां पर देखिए इसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन था, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग गया और ये भी बॉन्ड बनाने में लग जाता है। और इसका जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक डोनर अगर मिल जाता है जिसे हम लोग लिख लें LiAlH4 और इसमें NaBH4 ले लेते हैं। अब इसकी कहानी को समझ लेते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब ये दोनों स्पीसीज दोनों के दोनों ये लेविस एसिड है, लेविस एसिड जैसा ये बिहेव करेगा। और इससे अगर हाइड्राइड अगर लेते भी है तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड हाइड्राइड। इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड हाइड्राइड है ये, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड लिखे भी थे हम लोग। और ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर हम लोग ले लें, इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें, LiAlH4 एंड NaBH4। LiAlH4 में क्या है, इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं LH4। इन दोनों में हम लोग देखेंगे तो एल्युमिनियम है, मेटल, थोड़ा सा मेटल कैरेक्टर का है, मेटलिक प्रॉपर्टीज है। और ये क्या है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, बोरान भी नॉन मेटल है। तो क्लियर हो गया कि इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा, इसमें मोर आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। यहां पर हम लोग बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से हम लोग बोल पाएंगे मोर आयनिक कैरेक्टर, मोर आयनिक कैरेक्टर है, मोर आयनिक नेचर। और इसमें लेस आयनिक नेचर हो जाएगा, लेस आयनिक नेचर।
लेस आयनिक नेचर है, यानी ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपैरेटिवली NaBH4 की, ज्यादा आयनिक नेचर का होने की वजह से इसके कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा जो है रिएक्टिव है, किसी को ये बख्शता नहीं है। यहां से एक पॉइंट अभी हमने बताया कि एक ही पल में अंबानी बन जाता है ये स्पीसीज, लेकिन है कुछ भी नहीं इसके पास, केवल एक दिखावे के लिए है। ये कह लीजिए कि H- की जब इसमें एंट्री होगी AlH4 के पास, या यहां पर हम लोग बोरान का ही ले लें, बोरान का ही ले लें, BH4 इस पर निगेटिव, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन क्या इस पर रियल जो है चार्ज निगेटिव चार्ज है क्या? ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट यहां पर बना हुआ है। बी पर जो निगेटिव चार्ज हम लोग देख रहे हैं बोरान पर, क्या ये रियल निगेटिव चार्ज है? रियल निगेटिव चार्ज तो नहीं है ये, इसे हम लोग केवल फॉर्मल चार्ज, ये कोऑर्डिनेट बांड से बना हुआ है, ये फॉर्मल चार्ज को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके पास कोई अगर मेटल आएगा, मान लेते हैं सोडियम ही आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा का इंटरेक्शन है, कोई इंटरेक्शन नहीं, इसके पास रियल चार्ज है ये नहीं है। दूसरी बात ये है कि सबसे अच्छा अब आराम से ये डोनर बन जाता है, पार्शियली पॉजिटिव इस पर जो आ जाएगी, और आसानी से हम कार्बोनिल ग्रुप में इसकी एंट्री हम करा पाते हैं। दूसरी बात ये है कि NaBH4 और एक पॉइंट जो रियल चार्ज की बात हो रही है, तो अगर हम लोग इस तरीके से लिख लें R बॉन्ड O Na, यही सोडियम इस ऑक्सीजन के पास आ जाए, इस पर निगेटिव चार्ज हो, ये रियल चार्ज दिखा रहा है। सभी बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये रियल चार्ज है इसके पास, इसके पास रियल चार्ज नहीं है। दिखाइए यहां पर निगेटिव हो जाने से, यानी वो केवल दिखावा है, केवल हमारे दिमाग में चल रहा है कि वो निगेटिव है, निगेटिव है नहीं एक्चुअली, ये केवल दिखावा है कि हम अंबानी बन चुके हैं। लेकिन इसके यूज हम लोग कर सकते हैं क्या, कि जैसे किसी को अचानक कहीं से, हम लोग जैसे लोग अचानक अगर 10 रुपया है, अचानक 50 रुपया आ जाए, अब लगेगा कि अब हमारे पास, अब हम कुछ भी खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ फील आने लगेगी। ऐसा ही कुछ ये कहानी यहां समझ में आ रही है कि NaBH4 है, LiLH4 है, यानी जो थर्ड ग्रुप की कहानी है ना, 13 ग्रुप की, इस सबसे जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, गरीब है, और अगले ही क्षण वो अंबानी बन जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, और तुरंत अगले ही पल वो तुरंत न्यूक्लियोफिलिक नेचर में वो चेंज हो जा रहा है, और जैसे ही वो डोनेट करेगा, फिर उसके पास वो कटोरा हाथ में आ जाएगा, फिर वो लेने के लिए दर दर भटकने लगेगा। तो ये कहानी जो पोटेंशियल एक बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिससे मॉलिक्यूल के रिएक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ये दोनों नेचर एक ही मॉलिक्यूल में आ जा रही है, एक ही स्पीसीज में, एक ही पल में इलेक्ट्रॉन को ले करके जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर न्यूक्लियोफिलिक नेचर में बदल जाना, और फिर दोबारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर वाली स्पीसीज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में बदल जाना, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ने लगती है। देखिए इसको हम लोग थोड़ा समझ लें।
हाईली रिएक्टिव। अब ये क्लियर हो गया कि LiAlH4 एंड NaBH4, LiAlH4 की कहानी। अब ये क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप पर अब अटैक कराते हैं। अटैक कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां H लिख लेते हैं, ये R लिख लेते हैं, और यहां पर L के साथ H ले लो और यहां पर 3 साइड में रखिए, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। इसके पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें हम लोग पार्शियली इस पर पॉजिटिव, इस पर पार्शियली निगेटिव आ गया। देखिए कंट्रोल में अब आ चुका है, और इस पर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी का अब ये इस पर अटैक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। बॉन्ड ये ब्रेक हो गया। फिर अब कहोगे कि सर O के पास जैसे ही ये जा रहा होता है, यहां पर जो लिथियम है ये यहां आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, और यही है H। इसको थोड़ा डिफरेंट हम लोग दिखा पाए, ये है H, इसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, फिर अब यहां पर सॉल्वेंट वाटर वगैरह है, सॉल्वेंट के पास रख लेंगे तो ये एल्कोहल में चेंज हो जाएगी। यहां से एल्कोहल में चेंज करा पाएंगे हम लोग। एल्कोहल में चेंज करा पाएंगे, ये हो जाएगा। NaBH4 की भी कहानी बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम दिखा पाएंगे हम लोग। और जैसे ही जाएगा, यहां पर ध्यान देना है, ये बचेगा LH3 हो गया। और ध्यान देना है कि जो यहां पर LH3 है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बन चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब कि पहले ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का था, आसानी से हाइड्राइड डोनर था। अब यहां से अब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। फिर ये बाइंडिंग बना सकता है, कहीं से अगर हाइड्राइड मिलेगा तो तुरंत ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो अपने रिफॉर्म कर लेगा। लेकिन यहां थोड़ा सा एक पॉइंट हम बताना चाह रहे हैं, ये ध्यान से देखिए कि LiAlH4 से अगर रिएक्शन कराए तो ये बन गया एल्कोहल बन गया कार्बोनिल ग्रुप। इसमें अगर हम इसी तरीके से रिएक्शन कराएं तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग दिखा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड H, यहां H3 रख लीजिए, यहां पर Na है, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर दिखाएंगे। पार्शियली इस पर जो निगेटिव चार्ज है बॉन्ड टूटेगा, और उसके बाद बॉन्ड O यहां पर निगेटिव बनेगा, इस पर पॉजिटिव बन गया, इस पर निगेटिव हो गया, और ये लग गया H। फिर इसको वाटर से इसमें एंट्री कराएंगे तो सॉल्वेंट से ये H पॉजिटिव बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, H2 को लिख दीजिए, यहां से सॉल्वेंट से प्रोटॉन इसको मिल जाएगा और फिर ये एल्कोहल बना देगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिएक्टिविटी का डिफरेंस है। 2 पॉइंट हम बता रहे हैं, यहां से रिएक्टिविटी का डिफरेंस है। क्या है रिएक्टिविटी का डिफरेंस? तो LiAlH4 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अभी डिस्कशन हम लोग किए थे कि एल्युमिनियम चूंकि ये मेटल
कैटेगरी से बिलोंग करता है और बोरान नॉन मेटल कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस वजह से ये मोर रिएक्टिव हो जाता है, ज्यादा आयनिक नेचर हो जाने की वजह से। और यहां पर क्या है, NaBH4 बोरान के साथ जो हाइड्राइड जुड़ा हुआ है वो लेस रिएक्टिव का होता है, दोनों नॉन मेटल है। तो एक रिएक्टिविटी डिफरेंस के बेस पर एक कहानी यहां पर हम लोग बता पाएंगे। दूसरा फैक्ट यहां पर क्या है, दूसरा फैक्ट ये है कि LiLH4 स्टेप वाइज, सक्सेसिव स्टेप वाइज एडिशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि ये स्टेप वाइज, सक्सेसिव स्टेप वाइज एडिशन हाइड्राइड का नहीं दिखाता है, केवल एक सिंगल एडिशन करता है, सिंगल एडिशन। ये है इन दोनों में कहानी, क्योंकि अगला स्टेप जैसे ही इसमें बोरान के साथ अगला जो है डेरिवेटिव इसके बनेगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, इसमें बेनिफिट हो जाएगा। जो हाईली रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव होगा, तो जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो सेलेक्टिव होता है। एक पार्टिकुलर कोई कंपाउंड अगर बनाना होगा वहां हमें हेल्प मिल सकता है। यानी जो कहानी जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे रिएक्टिविटी, LiBH4 जो कहीं भी अपनी दबदबा दिखा रहा था कि हम LiLH4 है जो किसी को भी रिड्यूस करके एल्कोहल में बदल देंगे, लेकिन जब इसके डेरिवेटिव की बात आती है, डेरिवेटिव इसके कंट्रोल हो चुके रहते हैं, क्योंकि हर बार जो स्पीसीज इसके साथ जुड़ते जाएंगे, अदर स्पीसीज, ग्रुप पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट, तो दो बातें वहां काम करेगा। एक तो बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि हो जाने की वजह से भी उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि विड्रॉइंग, जैसे मान लीजिए यहां पर LiLH4 एस्टर के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, किसी से भी रिएक्शन करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या हम इसी से रिएक्शन कराएं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये जब H आयन इसमें एंट्री करेगा, यहां से LiLH3 कर दें, H को बाहर निकाल लें और इसी के सेट पर आप इलेक्ट्रॉन की यहां एंट्री करा दें, इस पर पार्शियली जो निगेटिव है ये इसके पास जाएगा, और फिर यहां से यहां गया H, यहां O आ गया, और फिर यहां पर ये बन जाएगा ALH3। ये ग्रुप जो जुड़ रहा है ना, यानी ये 1 by 1, ये कब तक रिएक्शन चलेगा, जब तक कि 1 by 1 सभी हाइड्रोजन बाहर ना हो जाए। यानी इसी तरीके से Al के पास अगर हम कुछ ही टाइम में अगर हम देख पाए, तो यहां पर Al के पास जो 4 हाइड्रोजन यहां था, ये चारों रिप्लेस होकर के 4 ये बांड बना चुके होंगे, O बांड, और उसके बाद ये R है, यहां R जोड़ लेते हैं, फिर यहां O, R, फिर O, एल्कोक्साइड्स जुड़ते हुए ये चला जाएगा। अब बताइए, उसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, इसको हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे, यहां से बांड ये कट हो जाएगी, ये बांड कट हो जाएगा। देखिए, यानी कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन है, यहां पर 4 ठो R बांड OH ये बन गया, यानी कि इसके 1 मोल अगर हम लोग ले रहे हैं ना, 1 मोल LiLH4, तो इसके 4 मोल एल्कोहल बनेगा। ये दिमाग में याद रखे रहेंगे हम लोग।
और वही अगर NaBH4 लेते हैं एक सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन कर रहा होता है, मतलब इसका अगर हम लोग 1 मोल लेंगे ना तो 1 मोल एल्कोहल ही बनेगा। ये 2 मेजर डिफरेंस याद रखे रहेंगे। और वही LiLH4 के 1 मोल लेंगे तो इसके पास 4 हाइड्रोजन है, यानी 4 मोल एल्कोहल बनेगा। एस्टर पर भी यही कहानी हम लोग करते जाएंगे। लेकिन अब देखो, अब यहां पर एक मजे की बात ये है कि यहां पर जो ये डेरिवेटिव देख रहे हो ना LiLH4 का डेरिवेटिव, ये जब जुड़ेगा तो इसके पास 2 फैक्टर काम करेगा। एक बल्की ग्रुप होगा, दूसरी बात है कि जब इस पर निगेटिव चार्ज जो डेवलप होगा यहाँ जो निगेटिव है तो निगेटिव को भी यह माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो डिस्चार्ज करेगी, मतलब इसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। एक बल्की से और दूसरा एक निगेटिव माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसके एक्टिविटी कम हो चुका रहेगा। तो जब वो कंट्रोल्ड जो LiLH4 के जो कंट्रोल्ड रिएक्शन है, इन्हीं सब का यूज हम लोग आगे चल करके पार्टिकुलर कंपाउंड बना पाने में सफल रहेंगे। तो एक ये कहानी कुछ समझ में जरूर आया होगा कि NaBH4 जहां रिएक्शन बिल्कुल नहीं कर पाता है, LiLH4 अपने दमदारी के साथ निश्चित तौर पर रिएक्शन कर पाता है। अब कंपैरेटिव स्टडी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट का एक साथ लेकर अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।